मैं अमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 6वां इकाई, जिसका नाम है रासायनिक ऊष्मागतिकी। और इसमें हम लोग जो है इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें ऊष्माधारिता क्या है वो बताया गया था। उसके अलावा आपने जो है मोलर ऊष्माधारिता भी देखा था। मोलर ऊष्माधारिता क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं किसी भी पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जो भी ऊष्मा की आवश्यक मात्रा होता है वो क्या कहलाता है, आपका मोलर ऊष्माधारिता कहलाता है। ये हम लोग बढ़ चुके थे। आज जो है उसी का हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं, और वो है आपका मोलर ऊष्माधारिता के प्रकार। मोलर ऊष्माधारिता के प्रकार ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मोलर ऊष्माधारिता को 2 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला होता है हमारा स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता, और एक होता है आपका स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता। पहले हम लोग स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं, तो सिंपल परिभाषा है, खाली आपको स्थिर आयतन लिखना है शुरू में, बाकी जो है पहले जैसा ही है। तो स्थिर आयतन पर किसी 1 मोल गैसीय पदार्थ का जो तापक्रम है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो भी मात्रा होता है वही आपका क्या कहलाता है, स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता कहलाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल का ताप, कोई गैस है जिसका 1 मोल है और उसका ताप को हमको उसका जो प्रारंभिक ताप जो भी है उसमें और 1 डिग्री अगर बढ़ाना है तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, वही उस गैस का स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। और इसे C भी से दर्शाई जाती है, इसे है ना C और ये भी से दर्शाई जाती है। भी क्या है, हमारा आयतन है, और C जो है मोलर ऊष्माधारिता को शो करता है, ठीक है, दर्शाई जाती है। तो इस तरीक़ा से इसको C भी से दर्शाई जाती है। क्योंकि इस प्रक्रम में आयतन क्या होती है, स्थिर होती है, इसलिए किया गया जो कार्य होती है वो क्या होती है, आपकी 0 होती है। क्योंकि इस प्रक्रिया में आयतन स्थिर होती है, इसलिए कार्य का मान क्या होती है, आपकी 0 होती है। का मान 0 होती है, मतलब इसमें कोई कार्य नहीं होती। भाई आयतन में ही परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें कार्य 0 होती है। मतलब यहाँ पर क्या की लिखी जा सकती है, ये जो W बराबर क्या होती है, जो P डेल भी होती है, इसका मान कितना होती है, यहाँ पर 0 होती है। अब जो है ऊष्मागतिकी के जो प्रथम नियम है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जो गणितीय व्यंजक निकाले थे, प्रथम नियम से जो क्या निकाले थे भाई, गणितीय व्यंजक निकाले थे। कौन सा, हमारा Q बराबर क्या था, हमारा ये था हमारा WE। Q बराबर क्या था, हमारा WE। Q इक्वल टू ये हो जाता है डेल E, है ना, प्लस यहाँ पर क्या था, W था। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, कार्य का मान पूरा क्या है, 0 है। तो वैसे यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएं तो W बराबर P भी W लिख सकते हैं। तो Q बराबर कितना हो जाता है, हमारा डेल E हो जाता है, प्लस क्या हो जाता है, हमारा W के जगह हम लोग ऊपर का मान लिख सकते हैं P डेल भी लिखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका जो कार्य होता है, कार्य मतलब यहाँ पर जो
आयतन परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आयतन परिवर्तन का मान 0 है, या यहाँ पर बोल सकते हैं पी डेल भी का मान पूरा क्या हो जाता है 0 रहता है, क्योंकि 0 हो गया तो पी ऑलरेडी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इस स्थिति में क्यू बराबर कितना आता है हमारा, ये आ जाता है डेल ई क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। और अगर ये स्थिर आयतन पर हो रहा है तो इसे क्यू भी से क्या किया जाता है दर्शाया जाता है। तो इस तरीक़ा से ऊष्मा का जो मान होता है, अवशोषित ऊष्मा का जो मान होता है वो उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है बराबर होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्यू क्या होता है हमारा, एक अवशोषित क्या होता है आपका ऊष्मा होता है, और डेल ई क्या होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इस तरीक़ा से क्यू भी, जो कि भी आयतन को शो कर रहा है, स्थिर आयतन को क्यू अवशोषित ऊष्मा को शो कर रहा है, और जो डेल ई होता है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को क्या करता है शो करता है। तो इस प्रकार से क्यू भी बराबर क्या हो जाता है आपका स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होता है बराबर होता है। अब इसी को अगर हम क्या करते हैं ऊष्मागतिकी पर क्या करते हैं, ये जो ऊष्माधारिता है उस पर लागू करते हैं। तो ऊष्माधारिता हम लोग पढ़े हैं, तो वहाँ पर अगर करें ऊष्मा धारिता से, ठीक है, ऊष्मा धारिता से अगर हम यहाँ पर क्या करें बात करें, इस पर देखें तो ऊष्मा धारिता से अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं तो क्या मान प्राप्त होता है उसको देखते हैं। तो ऊष्मा धारिता क्या था हमारा, ये मिला था हमको सी जो है ये मिला था क्यू बराबर हम लोग देखे थे सी डेल टी, ये हमको क्या हुआ था प्राप्त हुआ था। यदि हम क्यू को उस तरफ पक्षांतरित करते हैं, सी को इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं तो ये सी बराबर कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है डेल टी, ये हो जाता है। अगर इसको हम स्थिर आयतन पर करें तो इसको भी करते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल इसको हम क्या करते हैं बड़ा सा कोष्टक में कर देते हैं क्यू, और ये हो जाता है डेल टी, और ये कोष्टक क्या हो जाता है बंद करके हम लोग भी करते हैं। क्योंकि क्यू का मान क्या है, देखो क्यू का मान डेल ई है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, सी भी हो जाता है और क्यू बराबर हमारा क्या है डेल ई दिया है डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है हमारा डेल टी हो जाता है। तो इसका जो मान होता है वो भी के बराबर हो जाता है। तो इस तरीक़ा से पहला जो हमारा प्रकार है स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता, उसको इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। इसको और भी आप चाहेंगे तो इसी को एक लिखते हैं, इसको डेल यू से भी दर्शाते हैं, डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा डेल टी होता है। तो इस प्रकार से इसको क्या किया जा सकता है दर्शाया जा सकता है, बताया जा सकता है। चलिए अब हम इसके दूसरे प्रकार की ओर क्या करते हैं चलते हैं, इसमें इतना ही है। तो दूसरा प्रकार हम लोग क्या कर लेते हैं भाई ले लेते हैं। दूसरा प्रकार होता है आपका स्थिर आयतन पर मोलर स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता, ठीक है, आयतन वाला तो हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता पर क्या करते हैं हम लोग बात करते हैं। अब देखो परिभाषा वही है, खाली आपको सामने में क्या लगाना है स्थिर दाब लगाना है, बाकी सेम टू सेम है ना। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के, तो यहाँ पर लिख लो स्थिर दाब पर किसी गैस के दाब पर किसी गैस के है ना, गैस के एक मोल का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा की आवश्यक मात्रा क्या कहलाता है, उस गैस का आवश्यक मात्रा स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाता है। मात्रा स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी परिभाषित कर सकते हैं कि स्थिर आयतन पर कोई भी गैस का 1 मोल दिया गया है, तो उस गैस के 1 मोल का ताप अगर उसके प्रारंभिक ताप जितना भी रहता है उससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए जो भी ऊष्मा की आवश्यकता होता है वही उसका क्या कहलाता है भाई आपका स्थिर आयतन पर क्या कहलाता है, वो मोलर ऊष्माधारिता कहलाता है। मान ली उस गैस का जो है प्रारंभिक ताप जो है 12 डिग्री रहा होगा,
तो उसमें 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, मतलब उसको 13 डिग्री करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगा वही क्या कहलाएगा, उसका मोलार ऊष्माधारिता। तो इस तरीक़ा से स्थिर आयतन पर भी क्या किया जा सकता है, आपका जो मोलार ऊष्माधारिता है उसको बताया जा सकता है कि स्थिर दाब पर, दाब स्थिर है और उस दाब पर कोई भी गैस का 1 मोल लेते हैं और उस 1 मोल गैस का ताप क्रम में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और बढ़ा देते हैं तो उसके लिए जो भी ऊष्मा की आवश्यक मात्रा है वही मात्रा का कहलाता है आपका स्थिर दाब पर मोलार ऊष्माधारिता कहलाता है। चूँकि यहाँ पर आयतन क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, चूँकि इस प्रक्रम में आयतन क्या हो रहा है भाई, परिवर्तित हो रहा है, आयतन परिवर्तन हो रहा है, मतलब कार्य हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है अर्थात कार्य होता है, कार्य हो रहा है अर्थात कार्य हो रहा है, मतलब कार्य स्थिर नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे पहले जैसा, तो एक तरीका इसको होता है डेल ई, ऊष्मागतिकी से हम लोग अगर करेंगे, है ना, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वहाँ से लेंगे अगर, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अगर देखें तो एक तो लिख सकते हैं हम लोग डेल ई और यहाँ पर क्या करते हैं Q प्लस W लिखते हैं, बट यहाँ पर कार्य हो रहा है मतलब यहाँ पर प्लस में ना होकर के हम लोग इसको माइनस में लिख सकते हैं। तो इसी को इस प्रकार से लिखा जा सकता है Q बराबर डेल ई माइनस क्या लिखा जाता है, W लिखा जाता है। चूँकि कार्य हो रहा है तो इसलिए आपको पता है कि यहाँ पर जो W बराबर होता है वो क्या होता है P डेल भी, और कार्य हो रहा है तो इसको माइनस से दर्शाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, Q बराबर ये हो जाता है आपका डेल ई माइनस W का मान कितना होता है हमारा, माइनस में ही दिया है, तो ये कितना हो जाता है आपका P डेल भी। चूँकि कार्य हो रहा है तो इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो आगे देखेंगे तो Q बराबर क्या हो जाता है, डेल ई हो जाता है, ये तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, P डेल भी प्राप्त हो जाता है। चूँकि आपको पता है, क्या पता है भाई, तो डेल ई प्लस P डेल भी जो होता है इसका मान डेल एच के क्या होता है, बराबर होता है, कहाँ से, एंथैल्पी परिवर्तन से। एंथैल्पी जो परिवर्तन होता है यहाँ से हमको पता है कि इसका मान इस प्रकार से होता है, मतलब इन दोनों के जगह डेल एच रखा जा सकता है। तो यहाँ पर दाब पर है, स्थिर दाब पर है, तो इसलिए P लगा देते हैं, इक्वल टू इसका मान कितना हो जाता है हमारा, डेल एच के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हो जाता है भाई, QP बराबर क्या होता है डेल एच क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। इसी को अगर हम ऊष्माधारिता में देखें, ऊष्माधारिता में अगर हम क्या करते हैं इसको देखते हैं, किस में देखें भाई, ऊष्माधारिता में देखें, तो ऊष्माधारिता में क्या हो जाएगा, ऊष्माधारिता क्या था हमारा, ये था हमारा Q बराबर क्या था हमारा, C डेल T, पक्षांतरित कर देते हैं तो C ये हो जाता है आपका Q, कांस्टेंट है P तो, और ये हो जाता है डेल T। क्योंकि देखो QP बराबर क्या मिल रहा है हमारा, डेल H मिल रहा है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं CP बराबर डेल Q बराबर क्या है हमारा, डेल H है, डिवाइडेड बाई क्या है, डेल T है, ये पूरे का क्या हो जाती है हमारा, ये P, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर है, दाब स्थिर है, तो इसलिए P लिखी जाती है। तो इस तरीक़ा से क्या हो जाती है, एक और यहाँ से हमको समीकरण क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, किस पर, स्थिर आयतन पर। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आगे जो है इसी से CP और जो हमारा C भी जो होता है उस पर क्या किया जाता है, यहाँ पर संबंध निकाला जाता है। तो इस तरीक़ा से हमने कितना प्रकार देख लिया, उसका 2 प्रकार देख लिया। चलिए हम थोड़ा सा आगे क्या करते हैं, और क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे है हमारा CV और CP पर क्या है हमारा संबंध है, इस प्रकार दिया है CV और जो है आपका CP में संबंध। ये आपको 11वीं क्लास में क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। तो हमको क्या पढ़ना है, CV और CP में क्या करना है, संबंध को क्या करना है, देखना है। तो चलिए संबंध देखते हैं। तो पहला हम लोग जो है लेते हैं स्थिर आयतन पर जो मोलर ऊष्माधारिता है वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो जो मान प्राप्त हुआ उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो पहला हम लोग कहाँ से लेते हैं भाई, स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता,
से, है ना, क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग को क्या प्राप्त हुआ था भाई, ये मिला था Q और ये मिला था V इक्वल टू, यहाँ पर मिला था डेल E डिवाइडेड बाई ये मिला था डेल T और ये हमको मिला था V। इस प्रकार से हमको क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। अगर हम इसको क्या करते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं, क्या करते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं, तो क्या मान प्राप्त होता है, ये प्राप्त हो जाता है हमारा, अच्छा ये नहीं मिला था हमको, ये हमको प्राप्त हुआ था क्योंकि तो इधर चला गया, ठीक है, तो हमको ये प्राप्त हुआ था इस प्रकार से, है ना, क्यू तो इधर था हमारा, तो ये था हमारा सी भी इक्वल टू यहाँ पर क्या था, डेल ई था और ये क्या था हमारा, डेल टी था। ये इस प्रकार से हमको जो है समीकरण अभी क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। तो इसको हम इस प्रकार से रखते हैं। यदि हम क्या करते हैं, डेल ई को इस तरफ क्या कर देते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं, तो इधर आके क्या हो जाता है हमारा सी भी और ये हमको डेल टी क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और चूँकि जानते हैं इन सब का मान क्यू भी के क्या होता है, बराबर होता है ना। तो यहाँ पर हम डेल ई को इस तरफ पक्षांतरित किए, इसको इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं, तो एक समीकरण यहाँ से क्या हो जाता है, आपका प्राप्त हो जाता है। ये तो हो गया कि यहाँ से हमारा स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता थे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा नंबर कहाँ से ले लेते हैं भाई, स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता से, ठीक है, मोलर ऊष्माधारिता से। तो यहाँ से हम लोग लेंगे, अगर मोलर ऊष्माधारिता से अभी जस्ट देखे हैं, इसका मान क्या था, Cp बराबर क्या था, डेल H अपॉन क्या था, डेल T था। और इसको अगर हम क्या कर दें, इस प्रकार से व्यवस्थित कर दें, तो क्या मान आएगा हमारा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं भाई। तो Cp बराबर क्या था, डेल H अपॉन डेल T कोष्टक बंद, और ये कितना हो जाता है आपका P। पुनः हम क्या करते हैं, डेल H को इस तरफ क्या करते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं। किसको पक्षांतरित कर दें, डेल H को, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, इधर ये इधर आके हो जाएगा आपका Cp और ये कितना हो जाता है आपका डेल T। ये गुणा में रहता है भाई हमारा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और चूँकि जानते हैं इसके बराबर क्या होता है, डेल QP से क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। तो एक मान और कहा जाता है हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमने किससे ले लिया हमने ले लिया स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता से और स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता से हमने ले लिया। अब हम चलते हैं एंथैल्पी परिवर्तन पर, है ना। एंथैल्पी परिवर्तन से एंथैल्पी से लिख सकते हैं, एंथैल्पी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंथैल्पी से हम लोग देखेंगे तो क्या प्राप्त हुआ था, एच बराबर E प्लस PV क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था, है ना। ये एंथैल्पी था। क्योंकि आपको पता है गैस समीकरण से PV बराबर जो है RT होता है, N को अगर छोड़ दें तो N तो नंबर होता है, तो PV बराबर क्या होता है, RT होता है। मतलब इस PV की जगह RT लिखा जा सकता है। तो आगे हम क्या कर देते हैं, एच बराबर E रहेगा, बट PV बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पर RT। इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। यदि सम में क्या कर दें, परिवर्तन कर दें, तो यहाँ से हमको परिवर्तन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। कैसे परिवर्तन बनेगा भाई, तो यहाँ से देखो ज़रा, अगर हम यहाँ पर क्या करें, परिवर्तन करके देखें तो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल H बराबर कितना हो जाएगा आपका, डेल E, और यहाँ पर हो जाएगा आपका R डेल T। इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, एक मान प्राप्त हो जाता है यदि हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं तो है ना। ये एंथैल्पी से हो गया। एंथैल्पी से कितना होता है, एच बराबर क्या होता है, E प्लस PV होता है, जहाँ पर एच क्या होता है, एंथैल्पी, E होता है आंतरिक ऊर्जा, और दाब स्थिर रहता है, P क्या होता है, आयतन होता है। चूँकि हमको आदर्श गैस समीकरण से पता है PV बराबर RT होता है, मतलब इस PV की जगह RT लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एंथैल्पी एक अवस्था फलन होता है, तो इसमें परिवर्तन हो जाता है, तो डेल H लिखा जाता है। आंतरिक ऊर्जा भी एक अवस्था फलन होता है, उनमें भी परिवर्तन हो जाता है, तो इसको क्या लिखा जाता है, डेल E लिखा जाता है। R एक कांस्टेंट होता है जो चेंज नहीं होता है, तो R को वैसा ही लिखा जाता है। और ये जो हमारा क्या होता है, जो T होता है उसका जो है अगर हम देखें मान तो यहाँ पर क्या होता है आपका, ये जो RT होता है उसकी
अगर हम वैल्यू क्या कर दें, रख दें, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका डेल टी हो जाता है, क्योंकि जो है ताप जो है परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर जो डेल एच का मान है और डेल ई का मान आपको पता है कैसा है, देखो इधर, चूँकि आपको पता है कि जो डेल एच बराबर होता है, डेल एच बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा डेल एच बराबर सी पी, और ये क्या होता है हमारा, ये हो जाता है आपका डेल टी, ये रहता है। और डेल टी जो डेल ई बराबर क्या होता है, देखो ऊपर में हम लोग लिखे हैं सी भी, और ये क्या हो जाता है डॉट टी, ये हमको क्या होता है प्राप्त होता है। इन दोनों मानों को, ये जो हमारा दो मान हैं, इन मानों को अगर हम क्या करते हैं समीकरण में रख देते हैं, मान लो इसको समीकरण हम दे देते हैं, इसी को मान लो इसको एक दे दिए, तो समीकरण इसमें क्या करते हैं, ये जो मान है उसको समीकरण एक में क्या करते हैं हम लोग रख देते हैं, ठीक है, डेल एच का मान को और डेल ई का मान को। तो डेल एच बराबर क्या होता है भाई हमारा सी पी, ये हो जाता है सी पी। इस मान को समीकरण किस में रख देते हैं, एक में रख देते हैं। डेल एच मान डेल एच और डेल ई के मान को समीकरण एक में रखने पर, एक में रखते हैं, इस मान में क्या करते हैं रख देते हैं। डेल एच बराबर कितना है, डेल एच बराबर रखें हम लोग, पता है इधर भी पता है, ये हो जाता है आपका सी पी पे के बाद क्या हमारा डॉट डेल टी, इस प्रकार से हम लोग रख दिए इसमें, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका डेल एच और ये हो जाता है आपका डेल एच बराबर आपका क्या दिया है भाई, ये दिया है सी पी डॉट क्या हो जाता है डेल टी, ये दिया गया है, इज इक्वल टू डेल ई का मान क्या होता है हमारा सी भी, ये होता है हमारा सी भी, और सी भी देखें तो सी भी जो होता है हमारा सी भी बराबर कितना हो जाता है हमारा डॉट टी, क्या होता है हमको प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं क्या है कैसा है। तो इस तरीक़े से देखें दोनों का मान प्राप्त हो गया, और इधर क्या हो जाता है प्लस में हमारा आर डेल टी हो जाता है। अब इस समीकरण को मान लो दो देते हैं, तो समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण दो के है ना, दोनों पक्षों में डेल टी का भाग देने पर, दोनों पक्षों में डेल टी का क्या करने पर भाई भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्या करते हैं हम लोग डेल टी का भाग देते हैं, तो कैसा होगा हमारा, ये हो जाएगा सी पी डेल टी हो जाता है, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम लोग डेल टी बराबर, ये हो जाता है सी भी, ये हो जाता है डेल टी, यहाँ पर भी किसका भाग दे दिए डेल टी का, और प्लस में हमारा क्या होता है हमारा आर डेल टी अपॉन क्या हो जाता है डेल टी। इस तरीक़े से क्या करते हैं अगर हम भाग देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है ये कैंसिल हो गया, ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये भी क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली हमारा जो मान होता है, फाइनली हमारा जो मान है वो कितना होता है सी पी, ये हो जाता है हमारा सी पी, ये हमारा क्या हो गया सी पी, ठीक है, ये हो जाता है सी पी प्राप्त हो गया, और इधर क्या होता है हमारा सी भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सी पी हो गया और क्या हो गया सी भी, प्लस यहाँ पर क्या प्राप्त होता है आर क्या होता है प्राप्त होता है। तो सी पी क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट पर है हमारा, तो ये हो जाता है सी पी, और इस तरफ बचा है हमारा कौन सा सी भी, बराबर कितना हो जाता है हमारा, प्लस में क्या होता है हमारा आर होता है, प्लस में क्या हो जाता है आर, तो ये हो जाता है सी भी प्लस हो जाता है आर। अब हम क्या करते हैं आर को वहीं रखते हैं, सी को इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं, तो ये हो जाता है सी पी माइनस क्या हो जाता है सी भी, और ये इक्वल टू क्या हो जाता है आपका आर क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। और इस तरीक़ा से सी भी और सी पी में क्या हो जाता है यहाँ पर अंतर क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है। चाहेंगे तो आप इसको उलट भी सकते हैं, अगर उसके अनुसार आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सी पी और जो हमारा क्या है सी भी में संबंध इस तरीक़ा से क्या किया जाता है बताया जा सकता है ना भाई। तो सी पी व सी भी में जो संबंध होता है इस तरीक़ा से दिखाया जाता है। तो आपको क्या क्या लेना है इसके लिए, स्थिर आयतन को लेना है ना मोलर ऊष्माधारिता वाला से, और स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता से, दोनों के मान को एंथैल्पी परिवर्तन में मान रखना है। और इस प्रकार से मान रखने पर हमको सी पी है ना और जो सी भी होता है उनमें क्या हो जाता है अंतर जो है क्या हो जाता है या जो संबंध है वो प्राप्त हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपको 11वीं क्लास में क्या किया जाता है पूछा जाता है।
तो ये तो हो गया आपका मोलर ऊष्माधारिता के प्रकार और किस प्रकार से CV और CP में संबंध होता है उसके बारे में। तो फिलहाल जो है ये जो क्लास है हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और आने वाले क्लास में आगे का टॉपिक देखते हैं भाई।